नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात एक ऐसे लोकसभा सीट की होगी जो अपने आप में एक महत्व रखता है, उसकी अपने आप में एक महत्ता है। आज बात संगम नगरी प्रयागराज की। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के चंद ऐसे शहरों में, ऐसे ज़िलों में उसका नाम शुमार है जो ऐतिहासिक महत्व का है, जो पौराणिक महत्व का है और जिसके साथ कई तरीके की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं, धार्मिक बातें जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक बातें जुड़ी हैं और हर तरीके के चर्चा के एक केंद्र में रहने वाला शहर है, रहने वाला ज़िला है। कहा जाता है कि जो इलाहाबाद का आधुनिक स्वरूप है वो 450 साल पहले मुग़ल बादशाह अकबर ने बनाया था और उसका नाम इलाहाबाद भी रखने वाला मुग़ल बादशाह अकबर ही था। जब इलाहाबाद मुग़ल शासन के अधीन आया और अकबर ने उस जगह को देखा तो उसके बाद वो आधुनिक स्वरूप का निर्माण कराया और चूँकि इलाहाबाद को उसने अल्लाह का शहर कहा और इलाहावास उसका नाम रखा, जो आगे चल करके इलाहाबाद बन गया, ऐसा कहा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो 18 अक्टूबर साल 2018 को इसका नाम फिर से बदल करके प्रयागराज रख दिया गया। जो महाभारत काल हो, रामायण काल हो, जो जितने भी पहले के पुराण और जितने भी इस तरीके की धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं उसमें प्रयागराज का उल्लेख मिलता है और हर जगह प्रयागराज ही लिखा हुआ है। इसलिए ये माना जा सकता है कि बाद में इसका नाम परिवर्तन हुआ और फिर से वर्तमान सरकार ने उसे इसके मूल नाम को फिर से वर्तमान सरकार ने उसका कर दिया। अब जब प्रयागराज की बात होगी तो फिर बात होगी कुंभ की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, स्वराज भवन, आनंद भवन की और उसके बाद फिर राजनीति का नंबर आता है। जो प्रयागराज है, कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के, कहीं ये कहा गया है कि सृष्टि की रचना के पहले और कहीं पर कहा गया है कि सृष्टि की रचना के बाद भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर यज्ञ किया और जो वो यज्ञ था उसके पुरोहित ब्रह्मा जी थे, उसके यजमान विष्णु भगवान थे और देवता महादेव शंकर थे। यहीं से इसी यज्ञ के बाद जो एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, वट वृक्ष, जो अक्षयवट के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में बाबर ने जलाया और कई तरीके से उसे खत्म करने का प्रयास किया, पर वो वृक्ष ज्यों का त्यों बना हुआ है। और जो उसको जलाए, वृक्ष को जलाने के बाद की जो भी उसकी स्थितियां हैं, जो जलाए जाने की निशानियां हैं, वो आज भी वहाँ मौजूद हैं और देखने को मिलती हैं। बहरहाल ये स्थान महाकुंभ जो लगते हैं भारत में, हिंदू सनातन में सबसे बड़े महत्व का एक समावेश है वो। उसके 4 जो महाकुंभ लगने वाले स्थान हैं उनमें से एक है। बाकी 3 हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ लगते हैं, जो हर 12 वर्ष के बाद इसका आयोजन होता है। इसके अलावा यहाँ पर अर्धकुंभ का भी आयोजन होता है। प्रयागराज, अब धार्मिक से आगे बढ़कर जब हम इसके विश्वविद्यालय की बात करें तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, प्रयागराज विश्वविद्यालय है, उसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। साल 1887 में इसकी स्थापना हुई और ये एक अपनी अलग ऐतिहासिकता रखता है। उत्तर प्रदेश के पहले जो यहाँ से जो सबसे पहले मुख्यमंत्री हुए थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, वहाँ से राजनीतिक लोगों की शुरुआत होती है। बहुत लंबी फहरिस्त है। यहाँ के जो कई सितारे हैं, राजनीति में हो, जुडिशरी में हो, तमाम तरीके के वैज्ञानिकों की बात हो, तो कई अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ के पढ़े पढ़ाए सितारों की चमक आज भी बिखर रही है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात हो, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की बात हो, जो चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले जो अध्यक्ष है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, उनकी बात हो। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नजमा हेपतुल्ला, मुरली मनोहर जोशी, मदन लाल खुराना, अर्जुन सिंह जैसे राजनीतिज्ञों का नाम आता है। हेमवती नंदन बहुगुणा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, वो भी ये सारे लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे। इसके अलावा जस्टिस केएन सिंह, बीएन खरे, जेएस वर्मा जैसे न्यायिक व्यक्तियों के नाम भी इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। साथ ही महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सत्यप्रकाश सरस्वती, धर्मवीर भारती, ये ऐसे लोग हैं जो लेखन की दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं। ये सारे लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े और पढ़ाने के रूप में यहाँ से किसी न किसी रूप में यहाँ पर अपना योगदान देते रहे।
बहरहाल स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए, विश्वविद्यालय से आगे बढ़ने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन का नंबर आता है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन का ये प्रमुख केंद्र रहा। कई आंदोलन जो थे उनकी शुरुआत यहाँ से हुई, चूँकि मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू से यहाँ का संबंध था। मोतीलाल नेहरू यहाँ निवास करते थे। जब 1886 में मोतीलाल नेहरू ने यहाँ से हाईकोर्ट की अपनी वकालत शुरू की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बचपन यहाँ पर बीता था। तो कई बड़े आंदोलनों की ये धुरी थी। इनसे संबंधित होने के कारण साल 1888, 1892 और 1910 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन, वो इलाहाबाद में हुआ। फिर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की यहाँ से शुरुआत हुई। यहीं के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी साल 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेते वक्त कई अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेजी सैनिकों को मारने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी अंतिम गोली से अपनी जीवन लीला को समाप्त किया था और आज़ाद, जो पूरे जीवन भर आज़ाद रहने की उनकी सौगंध थी, उसको पूरा किया था। स्वराज भवन जो लंबे समय तक राजनीति का केंद्र रहा, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का केंद्र रहा। आनंद भवन जो कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू ने 1899 में इसे 20,000 रुपये, मात्र 20,000 रुपये में खरीदा था। उसके खरीदने के बाद फिर एक नया भवन बनवाया जिसको आनंद भवन का नाम दिया गया था। मोतीलाल नेहरू, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जन्म इसी आनंद भवन में हुआ। उनका विवाह भी यहीं से हुआ था। बाद में साल 1930 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। फिर बाद में ये म्यूजियम हो गया और नेहरू ट्रस्ट जो है उसके दिल्ली से ही संचालित किया जाता है। कहा जाता है कि उस समय भी यहाँ पर जितनी भी आधुनिक सुख सुविधाएं थी, जो अंग्रेज अधिकारियों के बराबर की सुविधाएं इस भवन में मौजूद थीं, सारी हर तरीके की भोग विलासिता यहाँ पर उपलब्ध थी। बहरहाल लंबे समय तक देश की आज़ादी के पहले और देश की आज़ादी के बाद जो स्वराज भवन, आनंद भवन है, वो राजनीति के केंद्र में रहे। अब राजनीति की बात की जाए तो इस लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। मेजा, करछना, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोरांव, ये 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें करछना की सीट को छोड़ करके बाकी चारों सीटों पर साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। करछना की एक सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। साल 1952 में जब देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए तो श्री प्रकाश यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ करके चुनाव जीते, पर उसी समय उनको मद्रास, जो अब चेन्नई हो गया, उसका गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। तो वहाँ पर फिर से उपचुनाव हुए। श्री प्रकाश इसके पहले असम के राज्यपाल रह चुके थे और फिर उसके बाद महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रहे। उपचुनाव में यहाँ से पुरुषोत्तम दास टंडन को विजय हासिल हुई। पुरुषोत्तम दास टंडन यहाँ से चुन करके संसद पहुँचे। साल 1957 में ये सीट, जो कि भारतीय राजनीति की वीआईपी सीटों में से, बल्कि कहा जाए तो सर्वाधिक वीआईपी सीट रही है ये, साल 1957 में पंडित लाल बहादुर शास्त्री यहाँ से चुनाव जीते, संसद पहुँचे, फिर केंद्र में मंत्री बने। फिर उसके बाद 1962 के चुनाव में दूसरी बार यहीं से वो चुनाव जीत करके और संसद पहुँचे थे, प्रधानमंत्री भी रहे थे। फिर 1966 में जब ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई प्रधानमंत्री रहते हुए, तो उसके बाद साल 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे हरिकृष्ण शास्त्री को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। हरिकृष्ण यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। बाद में फिर वो अलग अलग दूसरी सीटों से चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव वो साल 1900 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने के बाद फतेहपुर से चुनाव लड़े और उसमें जीते। फिर उसके बाद 89 के चुनाव वो हार गए थे। 1971 में इस सीट से हेमवती नंदन बहुगुणा चुनावी मैदान में आए, चुनाव जीते, संसद पहुंचे। पर साल 1973 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इस सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया। मध्यावधि यहाँ फिर से उपचुनाव हुए। साल 1977 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जनेश्वर मिश्र को जीत मिली थी। भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। साल 1980 में एक बार फिर इस सीट पर कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा की कांग्रेस थी, उससे वीपी सिंह चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके सांसद हुए। हालांकि वो उसी साल 1980 में ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर से यहाँ पर मध्यावधि उपचुनाव हुए। उपचुनाव में यहाँ से कृष्ण प्रताप तिवारी इंदिरा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके सांसद हुए। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर अमिताभ बच्चन को जीत मिली। बाद में अमिताभ बच्चन ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया और फिर 1988 के उपचुनाव में इसी सीट से वीपी सिंह निर्दल चुनाव जीत करके और सांसद हुए। 1989 में जब लोकसभा के फिर से चुनाव हुए तो जनेश्वर मिश्र को यहाँ से जीत मिली, जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और 1991 के लोकसभा चुनाव में सरोज दुबे
इस सीट से सांसद हुई, जनता दल के ही टिकट पर थी। बाद में जब जनता दल का बंटवारा हुआ तो फिर वो राष्ट्रीय जनता दल में चली गई, राज्यसभा से सांसद रही थी। साल 1996 में इस सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने का अवसर मिला। मुरली मनोहर जोशी यहाँ से चुनाव जीते और वो सांसद हुए। फिर इसके बाद 1998 और 1999 मतलब लगातार 3 चुनाव मुरली मनोहर जोशी यहाँ से जीतने में कामयाब हो गए। पर साल 2004 में समाजवादी पार्टी ने रेवती रमन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। रेवती रमन सिंह मुरली मनोहर जोशी को हरा करके और सीट पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने में कामयाब हो गए। फिर इसके बाद साल 2009 में भी रेवती रमन सिंह ने चुनाव जीता, हालांकि इस बार मुरली मनोहर जोशी चुनाव मैदान से अपने को अलग कर चुके थे। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने श्यामाचरण गुप्ता को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा। श्यामाचरण गुप्ता इसके पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया और चूंकि वो स्थापित और बड़े नेता थे, बनिया समाज में उनकी अच्छी एक पकड़ रहा करती थी और फिर मोदी के लहर के साथ वो इस सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और समाजवादी पार्टी की जो 2 बार से जीती हुई सीट थी उसको वो वापस भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने में कामयाब रहे। साल 2019 में जब श्यामाचरण गुप्ता ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली तो इस सीट से रीता बहुगुणा जोशी, जो उस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। उनके पिता की सीट थी, विरासत की जिम्मेदारी उनको सौंपी। रीता बहुगुणा जोशी यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहीं और वर्तमान समय में वो यहाँ की सांसद है। अब जो इस सीट पर प्रभावी नेताओं की बात की जाए तो पहले के जो भी नेता रहे थे उनका प्रभाव एक अलग रहता है। रेवती रमन सिंह वर्तमान समय में जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। 5 अक्टूबर 1943 को जो बराव है उसके राज परिवार में उनका जन्म हुआ था, राज परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, जो उसके संस्थापक रहे थे, जो शुरुआती दौर के सदस्य थे, मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को बनाने के में इनकी प्रमुख भूमिका थी। मुलायम सिंह यादव, आजम खान और रेवती रमन सिंह ये शुरुआती दौर में थे जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी में देश में और साथ ही साथ उस क्षेत्र में समाजवाद के दिग्गज नेता माने जाते हैं। करछना की विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रहे, फिर जो है वो 2 बार इसी इलाहाबाद की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रहे। साल 2014 में हैट्रिक नहीं लगा पाए, मोदी लहर में वो अपनी सीट को बचा नहीं पाए। इनके पिता राजा माधवेंद्र प्रताप नारायण सिंह हुआ करते थे, वो भी राजनीति में सक्रिय थे और जो 1937 में पंडित गोविंद पंत के नेतृत्व में जो एंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उत्तर प्रदेश में, उसमें वो मंत्री हुआ करते थे। साथ ही रेवती रमन सिंह के बेटे उज्ज्वल रमन है जो 2004 से करछना की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं। वर्तमान समय में भी ये सीट जो करछना की है उसमें भी वो 2017 में चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे और वर्तमान समय विधायक हैं। रीता बहुगुणा जोशी की बात की जाए तो 22 जुलाई 1949 को इनका जन्म हुआ। हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री हैं। विजय बहुगुणा इनके भाई हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा शेखर बहुगुणा भी चुनाव लड़े थे 2012 में, पर वो जीत नहीं पाए थे। समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। पहला लोकसभा का चुनाव लड़ी पर हार गई, फिर 1995 में ये इलाहाबाद की मेयर रहीं। इसके बाद जो इनका राजनीतिक क्रम था वो हालांकि लगातार आगे बढ़ता रहा। हालांकि चुनावों में इनको कई बार हार का सामना करना पड़ा, पर इनका कद बढ़ता रहा। 1999 के लोकसभा चुनाव में वो इलाहाबाद की लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी, पर चुनाव हार गई। उसके बाद साल 2009 और फिर 2014 में ये लखनऊ की लोकसभा सीट से भी उम्मीदवार रहीं, पर वो चुनाव भी वहाँ से भी हारी थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी। साल 2012 में लखनऊ कैंट की सीट से ये विधायक रहीं। फिर उसके पहले फिर साल 2016 में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको लखनऊ कैंट की विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, ये चुनाव जीती। फिर जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हुई। इसके पहले साल 2009 में मायावती पर एक टिप्पणी करने के संबंध में जेल भी जा चुकी थी। इसके अलावा कुछ और विवादित घटनाओं में भी रीता बहुगुणा जोशी का नाम लिया जाता है। बहरहाल इनकी जो छवि है वो तेज तर्रार नेता के तौर पर मानी जाती है और ये माना जाता है कि सवाल पूछने और अपनी बातों को कहने में बेहद साफगोई रखती हैं। इन नेताओं के अलावा केशव प्रसाद मौर्य का एक अच्छा खासा प्रभाव रहता है, क्योंकि बगल की सीटें उनकी कर्मभूमि रही। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा इलाहाबाद की सीट पर
नंदी जो है उनका एक प्रभाव रहता है। वर्तमान समय में ये 12 की सीट से विधायक हैं और जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री हैं। इनकी पत्नी वर्तमान समय में इलाहाबाद की मेयर है। अब जो यहाँ के वोटर और आंकड़ों की बात की जाए तो 16,93,447 वोटर्स हैं यहाँ पर कुल, जो 2019 के चुनाव के आंकड़े हैं। इसमें 9,27,964 पुरुष वोटर हैं तो 7,65,288 महिला मतदाताओं की संख्या है। यहाँ 76.59% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती है, तो 23.41% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर 21.54% आबादी अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखती है। वोटरों को जातिगत आधार पर बांटा जाए तो 2 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, तो वहीं सवर्ण मतदाताओं की संख्या करीब करीब 3 लाख है और 2.5 लाख दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा पटेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है, जो यहाँ के प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करते हैं। धन्यवाद।